गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक बोर्ड पे फिराक गोरखपुरी की रचना रुबाइयाँ, ये मैंने टॉपिक दिया आपको। रुबाइयाँ शीर्षक कविता जो है वो फिराक गोरखपुरी की लिखी हुई कविता है 12th आरोह के बुक से। चूँकि आपके आने वाले दिनों में फाइनल्स का एग्ज़ाम है तो बच्चों ये कविता का मैं आपको भावार्थ समझाऊंगी और इस भावार्थ से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चंस डाउट होंगे वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। फिराक गोरखपुरी की एक रचना है जिसका नाम है रुबाइयाँ। रुबाइयाँ में इस पूरी कविता में हमारे कवि जी ने एक छोटे से बालक के माध्यम से उसकी माता के प्रेम को समझाया है और उसे किसी भी चीज़ को करने या ना करने के लिए किस तरह प्यार से उसे समझाती है, इसको हम लोग समझते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग लाइनों को। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। इन दो लाइनों में बच्चों सीधा सीधा लाइन है हमारे गोरखपुरी जी की और उनका कहना है कि वे अपने आंगन में चांद को टुकड़े को लेकर खड़ी हैं। चांद का टुकड़ा एक माँ के लिए कौन होता है? उसका पुत्र होता है। जो छोटा बालक उसे बहुत प्रेम से निहारता है वो बच्चा उसे चांद के टुकड़े के समान प्यारा लगता है। तो वो माँ चांद के टुकड़े को लेकर आंगन में खड़ी है। उस छोटे से बच्चे को वो अपने हाथों पे झुलाती है, खिलाती है और उसे गोद में भरकर रखती है। आगे की लाइनें, रह रह के हवा में जो लोका देती, लोका का तात्पर्य होता है उसे ऊपर फेंकना और कैच करना, यानी उसे उछालना। तो थोड़ी थोड़ी देर में अपने बच्चों के मनोरंजन के लिए और बच्चे को खुश करने के लिए वो माँ उसे हवा में लोकती है और उसे फिर कैच कर लेती है। गूंज उठती है खिलखिलाती बच्चे की हंसी। जैसे ही बच्चा उछलता है और फिर माँ के गोद में गिरता है तो बच्चा बहुत खुश होता है और उसकी हंसी की आवाज़ से सारा आंगन जो है वो गूंज उठता है। नहला के छलके निर्मल जल से, यानी माँ अपने छोटे से नन्हे बालक को साफ निर्मल जल से उसे नहलाती हैं और उसे साफ करती हैं। उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है कपड़े। पिन्हाती का मतलब पहनाना। ये गोरखपुरी जी की हमारी भाषा में उन्होंने एकदम सिंपल भाषा में उन्होंने बताने की कोशिश किया है कि वे निर्मल जल से अपने छोटे से बालक को नहलाती हैं और उसके भींगे हुए उलझे हुए गेसुओं का तात्पर्य होता है उसके कोमल बाल। इन उलझे हुए गेसुओं को वो कंघी करती हैं, उनके बालों को संवारती हैं। तो जब ये काम वो करती हैं तो बहुत प्यार से बच्चा उन्हें देखता है। रोने के बजाय बहुत प्यार और ममता भरी माँ के प्यार को वो बहुत गहराई से देखते रहता है और उस प्यार को देखता बच्चा जिस प्रकार जब वो उस बच्चे को गोद में लेकर अपने घुटनियों पर उसे बैठाती है और उसे वस्त्र पहनाती है, उसे कपड़े पहनाती है तो अपनी माँ को निहारते रहता है। इन लाइनों में बच्चा का अपने माँ के प्रति असीम प्यार को बताया गया है। दिवाली की शाम घर पूते और सजे। आगे की पंक्तियां जो है इस पर फिराक गोरखपुरी दिवाली के त्यौहार का वर्णन करते हैं कि किस तरह दिवाली के त्यौहार में लोग अपने घरों में तैयारियां करने लगते हैं। तो शाम तक में सारे घर पूते और सजे होते हैं, सारे रंग रोगन का काम चलता है। रंग रोगन के काम के बाद अब जो है उस पर सजावट की जाती है, कोई फूलों का, कोई लड़ियों का, कोई लाइट्स का। तो इस तरह लोग दिवाली की शाम को तैयारी करते हैं। चीनी के खिलौने जगमगाते हैं लावे। और छोटे छोटे हमारे जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो चीनी से बने हुए जो खिलौने होते हैं, हाथी घोड़े जो आपको बाज़ारों में मिलते हैं, वो चीनी के खिलौनों से लोग अपना घर भरते हैं और लावा की मिठाइयाँ बनाते हैं। आगे की लाइनों में देखिए बच्चों, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरंदों में जलाती है दिए। वो बच्चे के लिए उसका माँ जो है वो बहुत ही रूपवती और बहुत सुंदर है। उनकी माँ के चेहरे पर त्यौहार को लेकर और अपने बच्चे के चेहरे की खुशी को लेकर काफ़ी दमक है। उनकी माँ रूपवती है, उनके चेहरे पर एक असीम चमक है और चमक के साथ वो बच्चों के लिए घर में एक छोटा सा दिवाली घर या घरंदा बनाती है और उस घरंदे में माँ दिए जलाती है, जिसे देखकर बच्चा बहुत खुश होता है। बच्चों की खुशी के लिए माताएं ये सारे काम करती हैं। आगे, आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है। आंगन में ठुनकना का मतलब यहाँ वहाँ घूमना, भटकना। आंगन में बच्चा घूम रहा है,
ठुनक रहा है और जिदियाया है, काफ़ी जिद्दी है, वो गुस्सा कर रहा अपना किसी काम को लेकर। तो माँ यहाँ वर्णन करती है कि बच्चा आंगन में जो है वो जिद से यहाँ वहाँ भटक रहा है, घूम रहा है। अब वो माँ की बात मान नहीं रहा है। उसका कहना है बालक तो हई चांद पे ललचाया है। उस बालक को जैसे जैसे दिवाली की रात बढ़ते जा रही है, इस बालक को चांद उसे खिला लग रहा है और चांद को उसे पाना चाहता है। तो अपनी माँ से कहता है कि मुझे किसी तरह का खिलौना नहीं चाहिए, बस मुझे वो चांद ला के दे दो। उस चांद को लेने के लिए वो बच्चा काफ़ी जिद आया है और गुस्सा कर रहा है। दर्पण उसे देख के कह रही है, माँ देख आईने में चांद उतर आया है। और अपने नन्हे बच्चे के जिद को पूरा करने के लिए माँ अपना विचार करती हैं, सोच करती हैं कि बच्चे को कैसे बहलाया जाए। तो माँ एक उसके लिए नया तरीका निकालती हैं। दर्पण यानी शीशा, आईना, इस आईना को वो घर से लेकर आती है और आंगन में रख कर उसके चांद को वो आईने में दिखाती है। इस प्रकार देख आईने में चांद उतर आया है और माँ बच्चे को बताती है कि आज इस चांद को तू ऊपर से लाने के लिए कह रहा है, उसे मैं धरती पर इस चांद दर्पण के माध्यम से ले आई हूँ, जिसे देखकर तू खुश हो जा। आगे की कविता यहाँ तक तो बच्चे के साथ खेलती हैं, बच्चे के दिवाली के त्योहारों का वर्णन करती हैं, बच्चे की खुशी को पूरा करने के लिए माँ बहुत सारे प्रयत्न करती हैं। अब आगे की पंक्तियाँ। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। रक्षाबंधन जो है वो सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है, इस कारण सुबह से ही काली घटाएं छाई हुई है चारों ओर, थोड़ा सा मौसम काफ़ी सुहावना है और रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाली है। जैसे जैसे त्योहार की सुबह होती जाती है, बच्चियों के चेहरे पे बहुत मुस्कान होती है, इसे वो रस की पुतली की तरह कहते हैं कि उनके चेहरे पर मिठास आती है। लोग घरों में तरह तरह की मिठाइयाँ घर में बनाते हैं, मार्केट से लेकर आते हैं और इस तरह सब जगह जो है वो चहल पहल होती है। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। और दुकानों में चाहे घर पर राखी के जो रेशमी धागे के बने हुए लच्छे हैं वो काफ़ी चमकदार हैं, वो बिजली की तरह चमक रहे, क्योंकि मौसम काफ़ी सुहावना है, काली घटाएं छाई हुई है, इस पर राखी के धागे जो है वो बिजली की चमक की तरह सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। भाई के हाथों पर चमकती हुई राखियां बहनें बांधती हैं और उसकी सलामती और उनकी सुरक्षा का वो उन पर ये विश्वास का धागा बांधती हैं और इस तरह भाई बहनों का ये रक्षाबंधन का त्यौहार कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों ये रुबाइयाँ थी। थैंक यू।